बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी ज्वाइन कर जाए ताकि हम शुरू कर दें क्लासेस। बहुत लेट ज्वाइनिंग है बच्चों आपकी, जल्दी ज्वाइन कर लिया करें थोड़ा सा। जी बेटा ज्वाइनिंग क्लासेस चल रहे हैं, हम भी शुरू कर लेते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा वेट नहीं हो सकता। जी आज हमारा चैप्टर है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब यह है कि पर्सन जो कंट्रैक्ट कर रहा है वो कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट हो। ठीक है, द कंट्रैक्टिंग पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट हु इज एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी जो अडल्ट है, साउंड माइंड का है, दिमागी हालत सही है और उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये तीन लोग, माइनॉरिटी, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालीफाइड लॉ, ये तीन कंटेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा सारे कंटेक्ट जो है वो कैपेबल है, कैपेसिटी है, पर्सन जो नॉर्मल हो, अडल्ट हो, लॉ ने मना ना किया हो, तो ये लोग कंटेक्ट कर सकते हैं। और ये लोग जो हैं minor, person of unsound mind and person disqualified are incompetent to contact, यानी minor, person of unsound mind and person disqualified by law, ये तीन लोग जो है कैपेसिटी में आते हैं, इनकी कैपेसिटी नहीं है कंटेक्ट करने। वो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा, माइनर, यहाँ पे पहली बात तो ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज बनता है। माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड 18 इयर्स ऑफ एज, जो जिसने अभी 18 साल की उम्र जिसकी कंप्लीट नहीं हुई है उसको हम माइनर कहते हैं। और याद रखिएगा ये जनरल रूल जो है मेजॉरिटी 1875 का है। और अगर कोई प्रॉपर्टी है किसी की, मैंने बताया था वॉच एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत वो 21 होती है। सिंपल वर्ड्स में जब अभी आप नॉर्मल जो है कंसिडर होते हैं, शनाख्ती कार्ड वगैरह बनता है, वो आपका 18 इयर्स का है, सॉरी 18 इयर्स का, वो एक्ट 1875 है। और अगर किसी का कोई जिसके ऊपर गार्डियन है, यानी आमतौर पर बच्चों के माँ बाप किसी का फौत हो जाते हैं तो गार्डियन उस पर अपॉइंट होता है, तो गार्डियन जिस बच्चे पे अपॉइंट हो वो मेजॉरिटी उसकी, यानी अडल्ट का होगा 21 साल तक। मैं रिपीट करता हूँ अगर आपको समझ ना आए। और नॉर्मली लाइफ में हम अडल्ट किसको कहते हैं, माइनर किसको कहते हैं? माइनर इज पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड 18 इयर्स ऑफ एज, यानी जो अभी 18 साल का नहीं हुआ। आप में भी बहुत सारे लोग होंगे बच्चे जो अभी 18 के नहीं हुए होंगे। ठीक है, कौन से एक्ट के जब 18 का हो जाए तो अडल्ट कंसिडर करता है, 18 से नीचे है तो माइनर है, 18 का हो गया है तो अडल्ट कहलाता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू माइनॉरिटी एक्ट 1875, यानी अभी 18 का नहीं हुआ तो माइनर कहलाएगा, 18 का हो गया है अब वो अडल्ट कहलाएगा। एक्ट कौन सा है? 1875। लेकिन
वार्ड एंड वॉच एक्ट 1890, पहला लेक्चर याद करो, पहले चैप्टर मैंने बताया था, ये दूसरे में लेक्चर में, कि जिसके ऊपर गार्डियन, ये याद रखिएगा हमेशा, जिसके गार्डियन यानी किसी के पेरेंट्स फौत हो गया है या बाप फौत हो गया है या माँ कोई एक बच्चे के ऊपर गार्डियन अपॉइंट है, तो गार्डियन जिस बच्चे के ऊपर अपॉइंट हो, वो जब तक 21 साल का ना हो जाए उसको अडल्ट कंसिडर नहीं करते, वो 21 से नीचे माइनर कंसिडर किया जाता है। उसकी वजह यह है कि उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो वो जब तक 21 साल का ना हो तो मैच्योर नहीं समझा जाता, उससे जो है कोई लोग धोखे से भी खरीद सकते हैं, इसलिए उसको जब प्रॉपर्टी बेचने का अख्तियार मिलता है जब वो 21 साल का हो जाता है या हो जाता है। वॉच एंड वार्ड एक्ट के तहत गार्डियन अपॉइंट हो तो वो कब अडल्ट कंसिडर होगा, 21 का। नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं 18। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में, नहीं तो वो जिस तरह कल क्वेश्चन पूछ रहे थे इसी तरह पूछिएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। सबसे पहले नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट में, सर ये ऑफलाइन हो गया क्या सर, डिस्कनेक्ट हो गए आप लोग क्या? कोई बच्चा मैसेज करके बता सकता है कि आप लोग डिस्कनेक्ट नहीं हो गए, सामने से गायब हो गए सारे? टाइम साहब, अच्छा इसका मतलब चल, ओके 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 ओके। अच्छा जी, अब आ जाए नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। याद रखिएगा ये लिखा हुआ है वाइड एग्रीमेंट। माइनर के साथ जितने भी एग्रीमेंट करेंगे वो वाइड कहलाएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, माइनर के साथ जितने भी एग्रीमेंट करेंगे वो वाइड एग्रीमेंट कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा ये आपकी बुक की बात है, लेकिन मैं चूंकि और भी बुक है, हम एक बुक पढ़ रहे हैं और भी बुक है, मैं उसके हवाले से बताता हूँ कि ये पहले तो हम पढ़ेंगे ये सारी बातें कि माइनर के साथ सारे एग्रीमेंट वाइड कहलाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि 3-4 कंडीशन ऐसी हैं जहां पे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। पहले तो हम सिंपल ये पढ़ते हैं कि एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड, ठीक, एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड, पहला रूल तो ये याद रखिएगा, यानी जितने भी माइनर से एग्रीमेंट करेंगे वो वाइड कहलाएंगे, वाइड इनिशियो होंगे, ओके। आप उनको ना इन्फोर्स कर सकते हो ना सीव कर सकते हो, ठीक, तो वो एग्रीमेंट वाइड कहलाएंगे, यानी माइनर के साथ जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो वाइड कहलाएंगे, ओके जी। लेकिन ये बुक में है, पर्सनली आपको बता दूंगा आखिर में कि 3-4 कंडीशन है जहाँ पे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी, ठीक। अच्छा ओके जी, ये वाइड एपी इनिशियो होते हैं, ये कल बच्चे ने वाइड एपी इनिशियो की डेफिनेशन भी पूछी थी, वो मैंने बताई थी। अच्छा तो इसका मतलब पहला कंसेप्ट ये याद रखिएगा कि वाइड एग्रीमेंट, माइनर के साथ जितने भी एग्रीमेंट हैं वो वाइड कहलाते हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है, डी अ माइनर, या ऊपर एग्जांपल लिखी है, डी अ माइनर मोर्टगेज हिज हाउस इन फेवर ऑफ एम टू सिक्योर अ लोन ऑफ आरएस 20,000। अब उसने 20,000 लोन ले लिया मोर्टगेज करा के माइनर ने, और अब वो पैसे नहीं दे रहा एम को, ठीक है। एम ने स्यू किया लेकिन केस रिजेक्ट हो गया, इसलिए कि एम जो है वो स्यू नहीं कर सकता क्योंकि जिस पार्टी से एग्रीमेंट हुआ था वो माइनर है। तो इसका मतलब ये है कि माइनर के साथ जितने भी एग्रीमेंट किया है
वो वाइड कहलाएंगे। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं माइनर एंड रेक्टिफिकेशन। माइनर एंड रेक्टिफिकेशन में का मतलब ये है कि जब माइनर जो है, फर्स्ट कर रहे हैं, अभी आपके क्लास में कोई लड़का रह रहे, उसामा है। उसामा जब 16 साल के थे तो उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया ना किसी से, अच्छा, या पैसे ले लिए, उधार ले लिया, ठीक, और नहीं दे रहे, अगली पार्टी उसको स्यू नहीं कर सकती क्योंकि वो माइनर है। अच्छा, अब जब वो उसामा 18 साल के हुए तो जिस पार्टी से उधार लिया था वो कहता है भाई अब तो अडल्ट हो गया हो ना, तो अब जो है यानी पहले तो माइनर थे अब अडल्ट हो गए हो, अब मेरे पैसे वापस कर दो। तो याद रखिएगा जो काम उसने माइनॉरिटी में किए, यानी जब माइनर था वो जब काम माइनर एज में किए, तो अडल्ट होने पे वो रेक्टिफाइड नहीं होंगे। अ माइनर कैन नॉट बी कंफर्म बाय हिम ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। आप इसी तरह समझ लें कि फर्ज किया किसी पागल ने आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, ठीक, अब आप उसको स्यू नहीं कर सकते क्योंकि वो पागल है, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है तो आप कहते हैं भाई अब तो ठीक हो गए हो, अब उस गाड़ी के शीशे के पैसे दे दो। तो वो तो कहेगा कि भाई मुझे क्या पता, मैं तो पागल था। ओके, पागल तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह यानी ये समझाने के लिए कह रहा हूँ पागल और माइनर में फर्क है। वैसे क्या इसलिए कह रहा हूँ रेक्टिफिकेशन का कि माइनर जब 18 से नीचे था उसने कोई काम कर दिया माइनॉरिटी में, तो जो काम माइनॉरिटी में किए वो माइनॉरिटी में रह जाएंगे, अडल्ट होने पे वो रेक्टिफाइड नहीं होंगे। ओके, अच्छा, कि भाई अब आप कहते हो जी 18 के हो गए हो, अब वो पैसे जो है वो दे दो, तो वो एक्ट जो उसने माइनॉरिटी में कर दिए वो रेक्टिफाई नहीं, यानी एक्सेप्ट करना। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि अब दोबारा एक्सेप्ट करना, ऐसा नहीं। अच्छा, इसमें ये एग्जांपल लिखी है परमाजी नोट की, कि यानी जब वो अडल्ट था तो उसने परमाजी नोट लिख के दिया, तो याद रखिएगा उसने परमाजी नोट लिख के भी दिया है, तो अब अडल्ट हो गया है तो उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा, इसी तरह है माइनर एंड स्टोकल। माइनर एंड स्टोकल का कंसेप्ट यह है कि माइनर को आप माइनॉरिटी प्लीड करने से नहीं रोक सकते, ठीक है। स्टोकल का होता है मतलब होता है अमरे मुतनाई, यानी किसी को रोक, यहाँ उसको आप माइनर को माइनॉरिटी का फायदा उठाने से नहीं रोक सकते। याद रखिएगा इवन अगर उसने झूठ भी बोल दिया है, the rule of estoppel does not apply to a minor. It means that a minor is not stopped from the pleading his minority infancy in order to avoid a contract. Okay? यानी अगर उस इवन नीचे याद देखिएगा, इवन अगर उसने फॉल्सली रिप्रेजेंटेशन की है, यानी झूठ भी बोला है, यानी हम क्या बात करते हैं, नासिर हैं, वो भी 16 साल के हैं, किसी पार्टी को कहते हैं कि यार मैं तो 18 का हूँ, और उस पार्टी ने उसको लोन दे दिया या मॉर्गेज कर ली, यानी उसने बेशक झूठ भी बोला है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आपका केस स्टडी आता है कि माइनर फ्रॉडुलेंटली शोज, फ्रॉड भी किया है कि भाई मैं तो 18 साल का हूँ लेकिन 18 का था नहीं, ठीक, अपने बड़े भाई का शनाख्ती कार्ड लेके दिखा दिया। तो जो लोन दे रहा था उसको प्रॉपर चेक करना चाहिए था, उसने चेक नहीं किया, ठीक है। तो अब वो कहता जी इसने मेरे से फ्रॉड किया, गलत किया है, तो आप माइनर को सूट नहीं कर सकते। वो बोलेगा मैं माइनर हूँ, इज इट ओके। इसका मतलब है माइनर जो है वो लाडला बच्चा है, जो मर्जी करते रहे, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, इज इट ओके। वो हाजी साहब है, जो मर्जी कहें, आपने उसकी बात माननी है। नेक्स्ट है जी माइनर एंड रीपेमेंट। इसी ये स्टॉक जो ऊपर पड़ा था ना रेक्टिफिकेशन, इसी का एक्सटेंडेड शेप है कि माइनर को जब उसने माइनॉरिटी जो है मैं पैसे लिए आपसे,
उधार लिया ये कोई भी, तो अब वो जब अडल्ट हो जाए तो उसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, ये उसी की एक्सटेंडेड शेप है, उसको रीपेमेंट के लिए आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, एक चीज वैसे बता दूं थोड़ी सी आपको, पता नहीं आपको मेरी आवाज सही आ रही है कि नहीं। अगर तो माइनर को नुकसान हो रहा है तो फिर आप जो है उसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर माइनर को फायदा हो रहा है तो फिर माइनर आपको स्यू कर सकता है। यानी आप माइनर को स्यू नहीं कर सकते, माइनर जो है वो अब उसको अगर फायदा हो तो वो स्यू कर सकता है। इसी तरह मैं एक चीज और बता दूं कि माइनर, मैं ऊपर जैसे बोला था फ्रॉड या किसी तरह कि किसी माइनर ने किसी के पास अपने जो है प्रॉपर्टी या कोई चीज मोर्टगेज करवाई या प्लेज करवाई। मोर्टगेज प्लेज का मतलब यह है सोना गिरवी रखवाता, ठीक है, या घर के डॉक्यूमेंट्स जो है अगर मूवेबल है तो वो प्लेज में जाता है, इमूवेबल घर के डॉक्यूमेंट्स रखवा के पैसा लेते हैं तो मोर्टगेज कराता है। तो किसी माइनर ने अगर मोर्टगेज करवाई है, अब वो पैसे नहीं दे रहा तो अगली पार्टी स्यू नहीं कर सकती। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर वो जिस पार्टी के पास, जैसे मैंने उसामा की बात की कि उसने अपने घर के डॉक्यूमेंट्स रखवाए, ठीक है, नवाज के पास और पैसे ले लिए, अब उसामा पैसे नहीं दे रहा तो नवाज स्यू नहीं कर सकता, ये तो माइनर है। लेकिन हुआ ये एक ऐसा भी हुआ कि अब वो नवाज खामोश हो गया क्योंकि वो माइनर था, उसको उसने पैसे दे दिए, लेकिन अब स्यू नहीं कर सकता। कुछ अर्से बाद माइनर ने स्यू किया कि मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स दे। अब कोर्ट ने बुलाया नवाज को, भाई इसके डॉक्यूमेंट्स दो। नवाज कहता जी बिल्कुल मैं देता हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, इसने मुझसे पैसे लिए थे वो वापस करे तो डॉक्यूमेंट्स दे दे। अब अदालत को भी ख्याल आया, तो उस सूरत में, ठीक है, अब माइनर को डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, तो माइनर ने कहा, जब अदालत ने कहा ठीक है इसके डॉक्यूमेंट्स है देने हैं, इसको पैसे दे दो। ठीक, उस सूरत में जब अदालत मुनासिब समझे तो वो माइनर को कह सकती है और उसमें माइनर का फायदा हो रहा। अच्छा, अब आ जाए जी, नीचे है माइनर एंड नेसेसिटीज। माइनर को जब आपको नेसेसिटीज प्रोवाइड करते हैं तो उससे फिर डायरेक्ट पैसे नहीं लेते, उसकी स्टेट मीन उसकी प्रॉपर्टी से पैसे काटते हैं। बेसिकली ये कहानी है दो चच्चे भतीजे की। दो भाई थे, एक भाई की डेथ हो गई, एक भाई की डेथ हो गई और उसका एक ही बच्चा था, वो बच गया। और जिस भाई की डेथ हुई उस बच्चे के जो है ना अपनी जमीनें थी, मकान ये था जिसपे किराया आता था, जमीनें भी थी। अच्छा, जो दूसरा भाई जिंदा था, उसकी वाइफ ने इनकार कर दिया कि हम इस बच्चे को कोई चीजें जरूरत की देंगे, नहीं देती थी। तो जो भाई जिंदा था उसने क्या किया कि एक बंदे के जिम्मे लगाया कि इस बेचारे को ना जरूरियात जिंदगी, क्लॉथ वगैरह, शूज वगैरह ये प्रोवाइड कर दिया करें, और जो इसकी जमीनों से पैसा आएगा आप उसमें से काट लेना। तो या ये तो फिर इसी तरह वो बंदा माइनर को चीजें प्रोवाइड करता था और उसकी प्रॉपर्टी से वो पैसे, यानी किराया आता था या जमीनों का पैसा आता था, वो काट लेता था। ठीक है, ये भी इसलिए समझिएगा, ये आपका केस स्टडी भी आता है। यानी अ पर्सन हु सप्लाइज नेसेसिटीज टू अ माइनर और एनीवन whom the minor is bound to support, ठीक है, can recover necessity reasonable value of such goods from the property of minor, यानी उसकी प्रॉपर्टी है तो उससे कवर करेगा। ठीक, इफ अ माइनर ओन नो प्रॉपर्टी, अगर माइनर की प्रॉपर्टी नहीं है फिर उससे रिकवर नहीं कर सकता। इसी तरह के और ना भी जिसकी प्रॉपर्टी ना हो उसका कोई कंटेक्ट करता भी नहीं है, वो एडी होम में जाता है। हम बात कर रहे हैं जिसकी अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक, तो डायरेक्ट माइनर को नहीं पकड़ेंगे। वो मैंने आपको चच्चा भतीजे वाली केस सुनाया है कि वो उसके जो है पैसे जमीनों के आते थे,
ठीक, जिस पर्सन को टीचर ने बाउंड किया हुआ था कि इसको नेसेसिटीज प्रोवाइड किया करे, यानी जूते कपड़े वगैरह, तो जब वो प्रोवाइड कर देता था, और जब जमीनों से पैसा आता था या मकान का किराया आता था, वो उसमें से काट देता था। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और भी मैं बता दूं, necessity article depend upon the status and circumstances of the minor। ठीक, नेसेसिटी का मतलब यह है उसकी जरूरियात जिंदगी प्रोवाइड करना। अगर तो उसके पास वो ऑलरेडी नेसेसिटी है, यानी शूज हैं या कोई कपड़े हैं, तो फिर और प्रोवाइड नहीं करेंगे। यहाँ माइनर को हमने मजबूरी में नेसेसिटीज की बात कर रहे हैं, नेसेसरी की बात कर रहे हैं, लग्जरी की बात नहीं करेंगे। और इसी तरह जो केस आता है वो यूं आता है कि आप फर्ज कर लें, यानी अपने पास लिखना चाहें तो लिख भी लें। मैं आपको एक एमसीक्यू टाइप ये क्वेश्चन देता हूँ कि मिस्टर एक सफदर है, वो 16 ईयर्स का है। कितना? सफदर जो है वो 16 ईयर्स का है, और उसकी प्रॉपर्टी वगैरह है। तो जिस बंदे को बाउंड किया गया कि इस बच्चे को आपने चीजें सप्लाई करनी है, उसने 2 शूज, 2 पेयर ऑफ शूज, यानी एक 2 शूज मिला के एक पेयर बनता है ना, तो 2 पेयर, 2 पेयर ऑफ शूज और 2 जैकेट्स, यानी अभी सर्दियां आ रही हैं, 2 जैकेट्स और 2 पेयर ऑफ शूज लेके दिया उस माइनर को। याद रखिएगा, चारों आइटम, यानी हर आइटम की प्राइस 1000 रुपए है, यानी एक पेयर 1000 का, दूसरा पेयर 1000 का, और इसी तरह एक जैकेट 1000 की, दूसरी जैकेट 1000 की। तो मुझे आप व्हाट्सएप पे बताएंगे कि अब जब उसकी जमीनों से पैसा आएगा, सब्तर की जमीनों से, जो माइनर है, तो उसकी जमीनों से पैसा आएगा, तो जिसने कपड़े और शूज प्रोवाइड किए हैं वो कितने पैसे माइनर से रिकवर करेगा। इज इट ओके? मैं फिर रिपीट करता हूँ कि उसने उसको नेसेसिटी सप्लाई की, बच्चे को 2 पेयर ऑफ शूज, मैं पेयर की बात कर रहा हूँ, यानी 2 शूज हो तो एक पेयर बनता है, 2 शूज पहनते होंगे ना आप लोग, ठीक, एक पेयर, तो एक पेयर 1000 का है, 2 पेयर लेके दिए हैं और 2 जैकेट लेके दिए हैं, चारों 1000 की हैं, तो कितने पैसे उसकी इनकम से काटेगा। ये एमसीक्यूज, ये केस स्टडी लाजमी आता है। ठीक है, बाद में अगर किसी को समझ ना आए तो पूछे। अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया। कल क्वेश्चन के लास्ट में बड़ा अच्छा मुझे लगा, बड़े अच्छा बच्चों ने रिप्लाई किया था। अच्छा जी, मैं देखता हूँ किसी ने अगर किया है, नहीं किया किसी ने अभी तक। जी, रिप्लाई आना शुरू हुआ, आप सुनिएगा। माशाल्लाह बहुत से रिप्लाई आ गए। अच्छा, जिन बच्चों ने लिखा है 4000, इट्स रॉन्ग। ठीक है, और जिन बच्चों ने लिखा है 2000, इट्स करेक्ट। 2000 अप्लाई लेगा, इसलिए कि भाई उसको हमने नेसेसिटी, मैंने बात बताया, नेसेसिटी प्रोवाइड करनी है, और नेसेसिटी उसकी एक पेयर शूज और एक जो है जैकेट है। बहुत से बच्चों ने लिखा मिक्स आ रहे हैं, किसी ने 2000 लिखा, किसी ने 4000 लिखा। तो याद रखिएगा, आपने जो पिक करना है वो नेसेसिटीज को पिक करना है। ठीक, तो माइनर को जब हम प्रोवाइड करेंगे नेसेसिटीज, ठीक, लग्जरी 2 पेयर 2 जैकेट, ये लग्जरी में चला जाएगा, हमने उसको नेसेसिटीज प्रोवाइड करनी है। ठीक, इसी तरह अगर उसको भूख लगती है, ठीक है, तो खाना मिल सकता है 100 रुपए का, और सप्लाई करने वाले ने उसको 1000 रुपए का पिज्जा ला के दे दिया है, तो बिल कितना काटेगा। याद रखिएगा, जो नेसेसिटी है, हमने पिज्जा नहीं खिलाना उसको, नेसेसिटीज प्रोवाइड करनी है। तो ये कंसेप्ट टिक कीजिएगा। इसका केस स्टडी इसी तरह आता है कि कोई चीज जो है आपको सिनेरियो दे दी जाता है कि उसको ये पहनाया गया तो कितने पैसे काटेगा। तो याद रखिएगा ये सिनेरियो। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि कल भी आप लोगों ने बड़ा क्विक रिस्पांस दिया था और अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस था, अभी भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप लोग चीजें टिक करें, पूछें, जब मर्जी पूछें। कल तो खैर वैसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा, लेकिन अलग अलग सेटिंग में पूछा। चलिए इट्स ओके, जैसे आपको अच्छा लगता है पूछे, पूछे सही, जा मसा।
चीज समझना है। अच्छा, अब आइएगा माइनर एज एजेंट। हमेशा याद रखिएगा कि माइनर एज एजेंट काम कर सकता है। मैं रिपीट करता हूँ, माइनर एज एजेंट काम कर सकता है। से फॉर एग्जांपल हम तो फर्जी नाम लेते हैं कि उसामा नहीं याद होगा, अवैस हैं, अवैस ने अपने जो है कोई टीवी रखे हुए हैं या पंखे रखे हुए हैं, ठीक है, या सबा ने लिपस्टिक रखी हुई है, वो किसी को बोलती है ये बेचो, या अवैस ने टीवी रखे हुए हैं तो किसी बच्चे को बोलते हैं ये टीवी बेचो या ये समोसे बेचो। तो जो किसी को आप हायर करते हैं, एजेंट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी को हायर करते हैं कोई चीज आपके ब्याह पे डील करने की, यानी उसको हायर किया कि वो आपके ब्याह पे समोसे बेच का है, टीवी बेच का है, लिपस्टिक बेच का है, वो आपका एजेंट है। जिसको हायर किया जाता है उसको एजेंट कहते हैं, और जो हायर करता है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक, अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि चूंकि आप प्रिंसिपल हैं, आपने जो कहना है तो जो है एजेंट ने वही करना है, इसलिए माइनर एज ए एजेंट काम कर सकता है, क्योंकि आपने जिस तरह इंस्ट्रक्शन देनी है, भाई ये फलां को समोसे दे आओ, ये टीवी फलां जगह दे आओ या बेच आओ, जिस तरह आपने इंस्ट्रक्शन देनी है इसी तरह वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, तो इसलिए माइनर एज ए एजेंट हो सकता है। क्लियर है? ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए, खुदा आपका भला करे। ये एग्जांपल दी है ए, ठीक है, एम अ माइनर एज एजेंट टू सेल, ए अपॉइंट्स एम, यानी ए ने एम को अपॉइंट किया कि ये मेरा घर बेच दो, और माइनर ने घर उसके ब्याह पे बेचा है, तो ये वैलिड है। यानी जब आप किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, एज एजेंट से काम करवाते हो, तो आपकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चल रहा होता है, तो माइनर एज एजेंट वैलिड है। ठीक है, तो माइनर कैन एक्ट एज एजेंट, ये भी पूछा जाता है कि माइनर कैन एक्ट एज एजेंट और नॉट, यस या नो, तो ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अच्छा, फिर है जी माइनर एज अ पार्टनर। माइनर एज अ पार्टनर याद रखिएगा कि फर्म में फुल फ्लेज पार्टनर, फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म, यानी 3-4 लोग आप स्टूडेंट हो, अडल्ट हैं, मिलके कोई पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं, अभी आम आ रहे हैं, आम बेच रहे हैं, या कोई वैसे फर्म बना रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, तो माइनर को आप जो है शामिल तक कर सकते हैं, लेकिन ये पार्टनर नहीं होता। ही कैन बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट ऑफ द फर्म थ्रू हिज गार्डियन विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ये जब हम पार्टनरशिप में जाएंगे, इस माइनर के 10 क्वेश्चन बनते हैं अपने। ठीक, यहाँ हल्का सा कंसेप्ट ले रहे हैं, पार्टनरशिप में इसके 10 क्वेश्चन बनते हैं। अगर यहाँ देखें तो सबसे पहला यही बनता है, अ माइनर कैन नॉट, यानी आपसे पूछे थे कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म, कैन नॉट डायरेक्ट पार्टनर नहीं होता, ही कैन बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट ऑफ द फर्म, यानी जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से उसको शामिल किया जा सकता है, वो भी थ्रू गार्डियन, और विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। जो बाकी याद रखिएगा, ये एमसीक्यू जो बनता है, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, मैनी पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, ऑल ऑफ अबव, तो ऑल द पार्टनर ऑप्शन आता है, याद रखिएगा। ठीक है, माइनर को फर्म पार्टनरशिप फर्म में शामिल किया जा सकता है टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, डायरेक्ट पार्टनर नहीं कहलाएगा। डायरेक्ट पार्टनर इसलिए नहीं कहलाएगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कि फर्ज कर लें पार्टनरशिप के जो है चैप्टर में हम पढ़ेंगे, भाई फर्ज कर लें कि जब पार्टनरशिप हम बनाते हैं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो अलाउ होते हैं वो 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। लास्ट लिमिट पार्टनरशिप में 20 है। लेकिन अगर आपके पास फर्ज कर लें 18 अडल्ट हैं या 16 अडल्ट हैं और 7 माइनर है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 16 और 7 23 हो गए। लेकिन चूंकि माइनर को अडल्ट पार्टनर कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए उसको नहीं गिनेंगे, तो हम अडल्ट गिनेंगे जो 16 थे।
इज इट ओके? तो मेरा बार बार कहने का मकसद यह है कि माइनर फुल फ्लेज पार्टनर नहीं होता। पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से वो उसको बेनिफिट में इसके शामिल किया जा सकता है, उसका कैपिटल यूज करके जो प्रॉफिट है उसको यूज किया जा सकता है, और वो भी थ्रू गार्डियन होता है। ठीक, और साथ याद रखिएगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑल दी पार्टनर। ये एमसीक्यूज आपका ये ऑल दी पार्टनर वाला आता है लाजमी। जितने पार्टनर हैं सबका रजामंद होना जरूरी है। ठीक, ऑल वाला ऑप्शन हमेशा याद रखिएगा, ऑल ऑफ अबव नहीं आएगा। वो क्वेश्चन जो बनता है, माइनर कैन बी एंटर इन द पार्टनरशिप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ any of the partner, majority of the partner, all of the partners। नीचे ऑप्शन आता है all of above। बच्चे धोखा खा जाते हैं all of above नहीं, all of the partner, all of the partner में बार बार ये कर्सर अगर नजर आ रहा है तो याद रखिएगा सारे पार्टनर्स की मौजूदगी में कराजी होना जरूरी है। बच्चे धोखा खा के all of above पे टिक कर लेते हैं, all of above नहीं, all the partners। अच्छा, फिर यहाँ पे आपका एक एमसीक्यू और अच्छा छुपा हुआ है, माइनर कैन इंस्पेक्ट द अकाउंट्स ऑफ ए फर्म बट नॉट द बुक्स। अकाउंट बुक चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है रजिस्टर्ड अकाउंट्स के, लेकिन बुक्स जो है सीक्रेट बुक्स जहाँ पे उनके फार्मूले वगैरह हैं वो चेक नहीं कर सकता। इज इट ओके? ये आगे यहाँ भी पढ़ लो, पार्टनरशिप में भी पढ़ेंगे। यानी वो बुक्स को इंस्पेक्ट तो कर सकता है, अकाउंट की बुक्स को, हिसाब किताब को, बुक जो फार्मूले वगैरह हैं जहाँ पे उनके उन या डील वगैरह उनको नहीं पढ़ सकता। ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, वो पार्टनरशिप के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और माइनर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू हिज इन्वेस्टमेंट, जितनी उसने इन्वेस्टमेंट किया उतनी ही लाइबिलिटी होगी। अगर नुकसान होता है तो उसका घर वर नहीं बेचा जाएगा, ठीक है, उसकी जो अमाउंट है वो कवर की जा सकती है। अच्छा जी, ये नीचे एग्जांपल माइनर वाले दी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट है कि श्योरिटी फॉर माइनर। माइनर के बिहाफ पे कोई श्योरिटी बन सकता है। जैसे अभी जो है फर्ज कर ले आपके पास सबा है, सबा ने कोई चीज फ्रिज खरीदनी है, नुशाबा के पास गई, ठीक, तो अब सबा तो 16 साल की है, ठीक, अब नुशाबा कहती है भाई तुम पैसे नहीं दे रही, बाद में शार्ट हो जाओ तो मेरे लिए क्या बनेगा। तो नुशाबा जो है वो किसी को जो है फर्ज किया मरियम को एज ए श्योरिटी ले जाती है। मरियम याद रखिएगा अडल्ट है। तो अब ये है कि जिसने श्योरिटी दी है अगर सबा शार्ट हो जाए, मतलब डिफॉल्ट कर जाए, ठीक, तो जो है कौन अब रिस्पॉन्सिबल होगा? अब मरियम को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन मरियम अडल्ट होनी चाहिए। श्योरिटी जो देता है माइनर की वो अडल्ट होनी चाहिए या होना चाहिए। ठीक, हमेशा याद रखिएगा माइनर के बिहाफ पे जो श्योरिटी देगा, या वन जिस श्योरिटी मीन जो गारंटी देता है, या गार्डियन हो सकता है या दूसरा पर्सन भी श्योरिटी दे सकता है। ठीक, तो क्योंकि अगर माइनर पैसे नहीं देता तो आप माइनर को तो शू नहीं कर सकते। तो फिर जिसने उसके ब्याह पे गारंटी दी है वो हर सूरत में अडल्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी माइनर है फिर तो आप शू नहीं कर सकते, फिर दोनों गए शार्ट हो गए। ठीक, तो जो श्योरिटी फॉर माइनर, माइनर के लिए श्योरिटी हो सकता है और उस श्योरिटी के लिए जरूरी है कि वो अडल्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है फिर माइनर एज ए मेंबर ऑफ कंपनी। याद रखिएगा तो माइनर डायरेक्ट जो है कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, वो कंपनी से डायरेक्ट यह शेयर नहीं कर सकता। ये बच्चे का क्वेश्चन आया है जी आपके व्हाट्सएप पे कि सर अगर दोनों माइनर हो तो एक दूसरे को स्वीप कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा कि बेसिकली होता क्या है कि जब माइनर है तो वो दोनों ही माइनर है ना, एक माइनर हो तब भी एग्रीमेंट वायलेट नहीं होता, तो जब दोनों ही माइनर हो गए तो फिर तो बिल्कुल ही एग्रीमेंट वायलेट नहीं होता। ओके, मैं अगर भूल भी जाऊं तो मुझे मैसेज पे याद रहेगा। लास्ट में मैं 3-4 कंडीशन हैं जहां पे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, वो आपकी बुकों में नहीं लिखा हुआ, लेकिन चूंकि आप आईसीएमए के स्टूडेंट हैं, ठीक है,
क्योंकि आप ICMA के स्टूडेंट हैं, तो ICMA या CA दोनों है कि ऑलमोस्ट, तो आपका उस लेवल पे जाके वो नॉलेज चेक करते हैं। वो बुक का एक बुक वो नहीं कहते कि बुक में है या नहीं, वो आपका कंसेप्ट बराबर लेते हैं। इसीलिए मैं भी थोड़ा सा सुकून से पढ़ा रहा हूँ, आपका यह व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है। इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग जो है जहाँ पे समझ ना आए आप पूछें, पूछना आपका काम है, बताना मेरा फर्ज है, ठीक है। तो ये बच्चे को आंसर मिल गया कि जब दोनों माइनर हैं तो वो एग्रीमेंट, एक माइनर है तो जो है वैलिड नहीं होता, तो दोनों माइनर तो बिल्कुल ही वैलिड नहीं होता, ठीक। अच्छा, आखिर में बताऊंगा 3-4 कंडीशन कि किन सूरतों में माइनर के साथ एग्रीमेंट वैलिड होता है, वो आखिर में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये श्योरिटी वाला क्लियर हो गया कि जो भी किसी माइनर के बिहाफ पे श्योरिटी दे वो श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल होगा, माइनर नहीं, लेकिन वो श्योरिटी अडल्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये बताया था माइनर एज ए मेंबर ऑफ कंपनी, माइनर जो है वो कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, इसलिए कि वो अडल्ट नहीं है और कंपनी से कांटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी माइनर के बाप ने कंपनी में शेयर दिए हुए थे और खुदा न खास्ता बाप की डेथ हो जाती है, अब वो माइनर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, ठीक है। अब वो उसमें उनका कंपनी को स्यू भी कर सकता है, कंपनी से पैसे भी ले सकता है, कंपनी का मेंबर भी रह सकता है, ठीक है। अच्छा, यानी यहाँ पे ये नीचे एग्जांपल लिखी है, डी होल्ड शेयर इन ए कंपनी, डी डाइज एंड लीव्स एम, यानी इसका एक बच्चा था अ माइनर as his legal representative. The company is bound to transfer the share to him. Okay, अब वो बच्चे की मर्जी है उसमें वो शेयर रखे, क्योंकि जो वो खरीद तो नहीं रहा ना, खरीदे तो उसके बाप ने थे और अच्छे हिसाब से अक्लमंदी से खरीदे होंगे। अब ये बच्चा चाहे तो उसको शेयर को बेच भी सकता है, उनको एज इट इज रख सकता है। अच्छा जी, ये ऊपर डेफिनेशन है, ये कंसेप्ट क्लियर होगा। माइनर एंड इंसॉल्वेंसी, याद रखिएगा कि माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इंसॉल्वेंसी मैंने आपको कल भी बताया था, इंसॉल्वेंसी आगे भी आप याद रखिएगा, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालियापन, ठीक, जिसको आप बैंकक्रप्ट कहते हैं। बैंकक्रप्सी पार्ट है इंसॉल्वेंसी का। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि किसी पर्सन के जो है बिजनेस था, बिजनेस में नुकसान हो गया या प्रॉपर्टी जल गई या कोई इश्यू हो गया, अब उसके एसेट्स कम रह गए, लाइबिलिटी ज्यादा हो गई, वो गवर्नमेंट को कोर्ट को अप्लाई करेगा कि भाई मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए, ठीक। कोर्ट फिर एक बंदे को अपॉइंट करती है जिसको ऑफिशियल असाइनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिशियल असाइनी कहते हैं। वो आके उस पर्सन का सारी प्रॉपर्टी टेक ओवर करता है, एसेट्स और लाइबिलिटी सारा कैलकुलेट करता है। अगर एसेट्स कम हैं और लाइबिलिटी ज्यादा हैं तो फिर उसको इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर किया जाएगा, और जब इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर किया जाएगा तो जो गवर्नमेंट के जिम्मे कर्जे हैं वो माफ हो जाएंगे, जो बाकी उसके जो है कर्जे हैं वो ऑफिशियल असाइनी उसके कर्जे बेच के और सारी प्रॉपर्टी बेच के लोगों को पैसे देता है। ये कल एक बच्चे ने पूछा था तो मैंने उसमें एग्जांपल भी दी थी कि अब जब इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो जाए तो वो अब अपनी प्रॉपर्टी खुद नहीं बेच सकता, खुद बेचेगा तो वो वाइड एग्रीमेंट होगा और अगली पार्टी जिसको बेचा है उससे रिकवर किया जाएगा। ये होता है, पास में हुआ है, लोग जानबूझ के फ्रॉड भी कर लेते हैं ऐसा, तो वो उससे रिकवर किया जाएगा, ठीक है। तो जिसको बेच रहा है उसको गुड टाइटल नहीं मिलेगा, क्यों कि जब उसका ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट हो गया है तो लीगली अब वही उसकी प्रॉपर्टी बेच सकता है। अच्छा, तो इसी तरह माइनर को आप इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। माइनर का यानी पार्टनरशिप में ये कहीं भी कोई नुकसान होता है, कोई भी इशू होता है, तो माइनर की प्रॉपर्टी आप नहीं बेच सकते, ना उसको इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, ना उसको आप जो है उसको प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, यानी यहाँ पे आप माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर इंस्टॉलमेंट, उसको आप इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल इवन फॉर नेसेसिटीज सप्लाई टू हिम, जो उसको नेसेसिटीज सप्लाई की गई थी उसके लिए पर्सनली लायबल नहीं होगा। ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी, उसकी प्रॉपर्टी से काटा जाएगा। ओनली द माइनर प्रॉपर्टी इज लायबल, यानी माइनर की प्रॉपर्टी से आप वो चीजें काटेंगे। द पेमेंट कैन नॉट बी रिकवर्ड इफ ही हैज नो प्रॉपर्टी, अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आप उससे कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते। अच्छा, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कंट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट। याद रखिएगा, जब एक माइनर और एक अडल्ट दोनों माइनर है तो फिर डिवाइड हो गया। माइनर और अडल्ट मिल के किसी अगली पार्टी से कंटेक्ट करते हैं तो आपको खुद पिक करना चाहिए कि कौन लायबल होगा। अडल्ट लायबल होगा, माइनर हैज नो लायबिलिटी, यानी जब माइनर और अडल्ट मिल के where a minor and adult jointly enter into the contract with another person, the minor has no liability, but the contract is as a whole can be enforced against the adult. Adult responsible होगा, यानी वो contract valid होगा, लेकिन किसको enforce किया जा सकता है? adult। ठीक, अच्छा जी, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाए माइनर लाइबिलिटी ऑफ माइनर्स पेरेंट्स। ये बड़ी एक अच्छी बात है, मजे की बात है कि अगर माइनर कोई गलत काम कर देता है तो कोई इसको पेरेंट्स को नहीं पकड़ सकता, उसके पेरेंट्स लायबल नहीं है। ठीक है, माइनर को गलत काम कर दिया है तो उसके पेरेंट्स लायबल नहीं है, आप उनके पेरेंट्स को नहीं पकड़ सकते। हाँ, हम जिस माशरे में रहते हैं हम एहतियातन उसके पेरेंट्स को बताते हैं, ठीक है, या पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं कि माइनर को वो मारे ना या कोई और मसला ना हो जाए। लेकिन लीगली याद रखिएगा, फॉरेन कंट्रीज में अगर किसी बच्चे को माँ बाप ने कुछ कहा है तो पुलिस में कंप्लेंट भी कर देते हैं। हमारा एशियन कल्चर थोड़ा सा अलहदा है, तो इसके लिए याद रखिएगा कि अगर माइनर ने कोई गलत काम किया है तो डायरेक्ट आप पेरेंट्स को नहीं पकड़ सकते। लेकिन हमारे रस्म रिवाज बने हुए हैं कि हम वो उसके पेरेंट्स को कहते हैं या पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं ताकि वो बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, ये एक अलहदा चीज है। वरना पेरेंट्स के लिए माइनर ने कोई गलत काम कर दिया है तो वो उसके जो पेरेंट्स लायबल नहीं है। हाँ, अगर पेरेंट्स ने उसको एज ए एजेंट बना के भेजा है, ठीक है, एज ए एजेंट बना के भेजा है तो फिर वो पेरेंट्स लायबल होते हैं। अगर खुद से उस बच्चे को एजेंट के तौर पे भेजा है तो फिर लायबल होते हैं। अच्छा जी, ये भी इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है माइनर एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका बहुत बड़ा चैप्टर आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हल्का सा कंसेप्ट दे देता हूँ कि जब आप कोई चीज किसी से खरीदते हैं और पैसे नहीं होते, आप नेगोशिएशन करते हैं इंस्ट्रूमेंट। भाई आप कहते हो मुझे ये चीज चाहिए, ये पूरा चैप्टर आगे बहुत लेंथी चैप्टर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। तो जब माइनर कोई चीज खरीदता है और पैसे नहीं होते तो वो जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज अगर सुना हो या प्रोमाइजरी नोट सुना हो या चेक सुना हो तो वो ड्रा कर सकता है। ठीक, माइनर कैन make, draw, endorse and deliver bill of exchange, promissory note and check to bind other parties except himself। बना सकता है, दूसरों को बाइंड कर सकता है लेकिन खुद बाइंड नहीं होगा। ये वहाँ यहाँ भी अच्छा है लेकिन पूरा चैप्टर आगे वो भी पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आगे वक्त के साथ साथ रिपीट होती रहेंगी और इंशाल्लाह वो रिपीट करेंगे भी। लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। नंबर 2 पे है, माइनर पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड,
पर्सन ऑफ अनसाउंड का माइंड का मतलब ये है, एक होता है पर्सन ऑफ साउंड माइंड। पर्सन ऑफ साउंड माइंड तो वो शख्स होता है जिसकी दिमागी तौर या दिमागी हालत सही होती है। लेकिन हम जब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की लेते हैं तो वो शख्स जिसकी दिमागी तवाज़ुन सही नहीं होता, ठीक है, या उसका या पागलपन के दौरे पड़ते हैं या कोई और ऐसा एलिमेंट्स है। ये बच्चे का क्वेश्चन है, कंडीशन 3 बता दें। कंडीशन 3 कौन सी बच्चा? सर ये कंडीशन बता दें, थ्री कंडीशन कौन सी 3 कंडीशन की बात कर रहे हैं बेटा? ये जिसने मैसेज भेजा है जल्दी से बताओ कौन सी 3 कंडीशन की बात कर रहे हैं? अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक, थैंक यू, समझ आ गया। माइनर में अच्छा हो गया, बच्चे ने याद किया, गुड। माइनर के साथ जितने भी एग्रीमेंट है हमने पढ़ा है कि माइनर के साथ जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो वाइड होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है शुरू में हमने पढ़ा था, ऑल एग्रीमेंट विद माइनर आर वाइड। हमने क्या छोड़ा? अच्छा, ऑल एग्रीमेंट विद माइनर्स आर वाइड, हमने ये पढ़ा था वाइड एग्रीमेंट। और मैंने कहा था कि ये नॉर्मली हम बुक में यही कहते हैं कि सारे एग्रीमेंट माइनर के साथ वाइड होते हैं। याद रखिएगा, 3 या कुछ एग्रीमेंट, मोस्टली मैं 3 को फोकस करता हूँ, एग्रीमेंट हैं जो माइनर के साथ वैलिड है, ठीक है। ये गौर से सुनिएगा, ये आपका इसमें एमसीक्यूज लाजमी आता है, सुकून से सुनिएगा कि वो कंडीशन कौन से यह एग्रीमेंट माइनर के साथ वैलिड होते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहला जो एग्रीमेंट है वो एजुकेशन का है। किसका है? एजुकेशन का। तो अगर फर्ज कर लें आप जो अभी ये फीस नहीं देते और बेशक 16 या 17 साल के हैं, 18 से बिलो हैं, तो आप कहते हो मैं तो माइनर हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो नहीं, याद रखिएगा, एजुकेशन के जितने भी एग्रीमेंट होंगे माइनर से वो वैलिड कहलाएंगे। इज इट ओके? एजुकेशन के जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो वैलिड कहलाएंगे। तो इस खुशी में कहिए ना कि फीस ना दें, हम तो माइनर हैं, तो नाम कट जाएगा, वो आपको स्यू कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन के जितने भी कंट्रैक्ट होंगे माइनर के साथ वो वैलिड है। इवन ट्यूशन कोई पढ़ाने आता है वो भी वैलिड है, ठीक है। एक बात। दूसरा, अगर माइनर के साथ कोई स्किल लर्निंग और डेवलपमेंट की क्या कोई कोर्स कर रहे हैं वो भी वैलिड है। जैसे कोई एक बच्ची फर्जी नाम बताओ, बच्चियों का नाम कोई कमल जाती है सबा के पास कि मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स सिखा दो, मुझे ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखा दो, ठीक है। तो अब कमल जैसे फीस तय करती है तो बेशक सबा फीस तय करती है, बेशक कमल 15 या 16 या 17 साल की, 18 की नहीं है, लेकिन चूंकि वो ब्यूटी पार्लर सीख के काम आगे अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, तो इसलिए वहां उसको जो है फायदा होगा। तो अब ये जब ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखने की बात हुई है तो इसकी स्किल लर्निंग या डेवलपमेंट हो रही है, तो बेशक कमल माइनर है लेकिन ये वैलिड कंट्रैक्ट होगा। इसी तरह अगर शेख उस्मान हैं, वो अभी 17 साल के हैं, किसी से कंटेक्ट करते हैं क्रिकेट सीखने का या हॉकी सीखने का या गोल्फ सीखने का, तो अगर वो पैसे नहीं देते तो अगली पार्टी स्यू कर सकती है, इसलिए कि वो उसके एजुकेशन या स्किल लर्निंग या डेवलपमेंट का जो एग्रीमेंट होते हैं वो वैलिड कंसिडर किए जाते हैं। 2 बातें। तीसरा, अगर माइनर को 18 साल से पहले शादी से रोकने का एग्रीमेंट करते हो तो भी वैलिड है। याद रखिएगा, ये या आपका एजुकेशन का या कोई सिनेरियो दे देते हैं कि माइनर ने जो है वो कोई कोर्स सीखने का या हॉकी सीखने का कंटेक्ट किया और बाद में नहीं गया, या बॉक्सिंग सीखने का कंटेक्ट किया और बाद में नहीं गया, तो क्या उसको सीख किया जा सकता है या नहीं? यस, माइनर के जो स्किल लर्निंग और डेवलपमेंट और एजुकेशन के एग्रीमेंट है उसमें इसको स्यू किया जा सकता है। और अगर किसी को शादी से, यानी कोई माइनर है, उसको आप एग्रीमेंट करते हो तो जब तक ये
अडल्ट नहीं हो जाते, तुम शादी नहीं करोगे, ठीक है, उसके बदले में उसको कोई पैसे देते हो या खर्चा देते हो या कोई भी, तो वो कहता है ठीक है मैं जब तक अडल्ट नहीं होता, ठीक, तो मैं शादी नहीं करूंगा, तो ये वैलिड है। मीन किसी माइनर को अडल्ट होने से पहले शादी से रोकने का एग्रीमेंट वैलिड है, ठीक। अच्छा, एक चीज यहाँ और बता दूं, हमने जब कहा था कि वो फ्रॉड भी कर रहे, फ्रॉड भी किसी ने धोखे से, माइनर ने कहा मैं तो 18 का हूँ लेकिन 18 का था नहीं, तो ये फ्रॉड में जाता है। लेकिन चूंकि अगली पार्टी का काम था उसको चेक करना, ठीक, यानी हमारे साथ माइनर फेल भी जाए, झूठ भी बोले, तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन याद रखिएगा कि अगर उसने किसी पे कोई झूठा इल्जाम लगाया है तो मत लगाइए, चोरी की है, ठीक है, फ्रॉड चोरी की है। अब इसका ये मतलब नहीं कि माइनर है तो आप उसको कुछ नहीं ऐसे कह सकते। किसी पे किसी का जो है झूठा इल्जाम लगाया है, ठीक है, यानी वो शेख उस्मान शरीफ आदमी है, उस पर इल्जाम लगा दे किसी किस्म का, या और इसी किस्म का जो है किसी पे इल्जाम लगाता है जिससे उसकी रेपुटेशन खराब होती है, टॉर्चर, इसको बेसिकली कहते हैं मेंटली टॉर्चर करना। किसी को कोई ऐसा इल्जाम लगाता है कि अगली पार्टी मेंटली टॉर्चर होती है टॉर्च केसेस में, तो भी माइनर को स्यू किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ये 4 कंडीशन हैं जहां पे आप माइनर को स्यू कर सकते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि माइनर को स्यू नहीं कर सकते, लेकिन इन 4 कंडीशन में माइनर को स्यू कर सकते हैं। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक, नहीं तो वही कल की तरह पूछिएगा। अच्छा लगा कल आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे, मैंने रिप्लाई भी किया। अब आपके हमारे पास टाइम इतना है कि हम क्वेश्चन आंसर टाइम थोड़ा सा शार्ट रह गया, किस तरफ आते हैं। अच्छा जी, सबसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स बेटा, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड है बेटा, थैंक यू, नो सर आई एम कनेक्टेड, ठीक है, ठीक है बेटा, इसमें अब्दुल्ला साहब हैं, थैंक यू, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू, अच्छा सर, थैंक यू है सर। अच्छा जी, ठीक ठीक, अच्छा जी, ठीक, ओके ओके ओके, आज कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? अच्छा, वेरी गुड, कनेक्टेड ही है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक बेटा, ठीक, अच्छा, मोर्टगेज, मोर्टगेज बेटा ये होता है, फर्ज कर लें आप, कभी सुना होगा गिरवी रखवाना, मूवेबल चीज को किसी के पास, जैसे बैंक में सोना रखवाते हैं, गिरवी रखवाते हैं और पैसे रखवाते हैं, उसको हम प्लेज कहते हैं। और अगर घर के डॉक्यूमेंट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखवा के पैसे लेते हैं तो उसको मोर्टगेज कहते हैं, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप कोई सोना वगैरह या मूवेबल चीज रखवा के पैसे लेते हैं तो वो प्लेज कहलाता है। अगर घर के डॉक्यूमेंट्स रखवा के पैसे लेते हैं तो मोर्टगेज कहलाता है। अच्छा जी सर, अगर किसी शख्स के 18 के होने में 1 मंथ रह गया हो, मतलब कि बेटा 18 के होने में 1 दिन भी रहता हो तो वो माइनर ही कहलाता है। कोई ऐसे नहीं है टाइम पीरियड, 1 मंथ हो, 1 वीक हो, ठीक है, जब वो एग्जैक्ट 18 का होता है तब अडल्ट कंसिडर होता है। अच्छा, प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बेटा ये प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल, अगर जिस चैप्टर में है उसमें डिटेल से उनकी टाइप से बताऊंगा। ये अभी आप बताया तो आपका बहुत सा टाइम भी वेस्ट होगा और आपको सही मजे का समय नहीं आएगा। ये जिस चैप्टर में है उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से या उनसे रिलेट करके समझाऊंगा। अच्छा जी सर, अगर माइनर पार्टनरशिप में हो विद मेजर पर्सन तो क्या हम मेजर पे फोर्स, हाँ तो जाहिर है मेजर पे तो फोर्स करेंगे ना, माइनर को कुछ नहीं कहेंगे, मेजर पे फोर्स करेंगे। अगर दोनों पार्टी माइनर हैं तो एक दूसरे को से, ये मैंने बता दिया कि दोनों माइनर अब स्यू नहीं कर सकते, कंट्रैक्ट एक माइनर तो वैलिड नहीं होता, तो दोनों में तो बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, अगर दोनों, ये पहले मैं बता चुका हूँ, नीचे सर जो माइनर की प्रॉपर्टी से एक्स्ट्रा प्रॉफिट
होगा वो कहाँ जाए, वो माइनर के अकाउंट में जाएगा। अच्छा जी, ये फोर रनर वाला सही है सर। रूल ऑफ स्टोपल दोबारा बता समझा दें। रूल स्टोपल बेटा सिंपल ये है कि माइनर अगर जो है अपनी पेनाल्टी प्लीड करना चाहता है तो आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। आपसे उसने पैसे ले लिए, आप कहते पैसे दो, ठीक है, तो वो नहीं देता, आप स्यू करते हैं तो बोलेगा जी मैं तो माइनर हूँ, कर लो ये करना है, तो आप स्यू नहीं कर सकते। अच्छा, जितनी बेसिक नेसेसिटीज की जरूरत थी जी, जितनी बेसिक नेसेसिटीज, गुड सही है। 2000 सही है, 4 वाला गलत है, 3000 बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, 1 जैकेट एंड 1 चेस, बिल्कुल आमना बेटी आमना जफर ग्रेट। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए जी, नॉट रिकवर नहीं, नॉट रिकवर नहीं होगा, रिकवर करेगा और 2000 रिकवर करेगा। कैन यू रिपीट द केस? अच्छा जी सर प्लीज रिपीट माइनर। बेटा माइनर बताया है आपको कितनी दफा कि जो 18 साल से नीचे है उसका हम माइनर कहते हैं। अप टू एज 18 हो जाती है तो मेजर हो जाता है, अडल्ट हो जाता है। 18 से नीचे तो माइनर होता है। माइनर एजेंट सर प्लीज रिपीट कर दें। ज़ाहिर आप बड़े हैं, माइनर को रखा है, 16-17 साल के बच्चे को जाओ ये समोसे बेचो, टीवी बेचो, लिपस्टिक बेचो, तो आपके कहने पे सारा काम करेगा, तो माइनर एजेंट हो सकता है। सर माइनर किसे कहते हैं? बेटा कितनी दफा बता चुका हूँ, माइनर का भी अभी आपको परसेंट नहीं हो रहा। सर लेक्चर नींद आए तो क्या करे, रोजे में बहुत नींद आ रही है। ठीक है बेटा आप सो जाए, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा जी सर पहली बुक में जो एग्जाम्पल है वो भी समझा दिया करें। बेटा मैं बुक में भी समझाता हूँ, दूसरी भी समझाता हूँ ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सर कंट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप ये बेटा यहाँ तक भी मैंने पढ़ा ही नहीं, यहाँ है ही नहीं है। अच्छा माइनर नेगोशिएबल वाला पॉइंट, अच्छा ठीक है सर। माइनर पे टीटी यूज कर सकते हैं हाँ टीटी यूज करने वाले तो माइनर अडल्ट से पे कर सकते हैं। अच्छा सर यूरोप में तो माइनर को कुछ नहीं कहा जाता जी, बिल्कुल कुछ नहीं कहा जाता, मैंने भी यही कहा है। सर फोर्थ कंडीशन बता दें, नेटवर्क का इशू है। फोर्थ कंडीशन कौन सी पूछ रहे हैं? तो फोर्थ एग्रीमेंट का दोबारा बताएं। और एग्रीमेंट पता नहीं आप कौन सा पूछे हैं। अच्छा जी सर रिपीट 6-7 पॉइंट। कौन सा 6-7 पॉइंट की बात करें बेटा? नहीं मैंने 6-7 पॉइंट छुआए तो नहीं, वो उस जैसे होंगे इसी छुआए होंगे। अच्छा नेक्स्ट ये सर आपने आईसी में क्यों है जी? अच्छा ये बात मैं बताता हूँ, मैंने वो अल्लाह का शुक्र है LLB क्यों है, 3 MD क्यों है। अच्छा जी सर रूल ऑफ स्टोकल समझा दें। चलो ये आगे चैप्टर है सर, प्लीज रिपीट माइनर रेजिडेंट, ये मैं बता चुका हूँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी आ क्या आएगा सर? माइनर एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जी, माइनर एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है फैक्ट्री एक्ट 1894 के तहत। 14 ईयर एंड अबव जो हैं वो फैक्ट्री में एम्प्लॉय हो जाते हैं। अच्छा सर माइनर लाइबिलिटी इन टॉर्ट केस में उसकी लाइबिलिटी होती है, उसको स्यू कर सकते हैं। माइनर जिन 4 केसेस में एग्रीमेंट बना सकते हैं उनके जस्ट नेम रिपीट कर दें, ऊपर बताया था। एजुकेशन का एक, नंबर 2 स्किल लर्निंग एंड डेवलपमेंट, नंबर 2 हो गया। और मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, शादी से रोकना, 3 हो गया। ठीक, चौथा कंटेक्ट तो नहीं होता, लेकिन चौथा आपके पास राइट होते हैं कि अगर माइनर आपको मेंटली टॉर्च करता है तो उसे कर सकते हैं। अच्छा सर माइनर थेफ्ट करेगा, चोरी करेगा तो फिर तो क्राइम है ना, फिर तो आप पकड़ेंगे ना। माइनर लाइबिलिटी। सर जी क्लास का जी टाइम, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। ओके जी, ओके।